नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या सूरज मरकर पृथ्वी समेत बाकी ग्रहों को खा जाएगा? क्या वैज्ञानिकों ने भविष्य की झलक देख ली है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि खगोलविदों ने हवाई की एक शोधशाला में एक सफेद बौने तारे को पकड़ा है जो अपने मरने के 30 अरब साल बाद अपने टूटे ग्रह के अवशेष निकल रहा है। यह खोज ग्रहों के विकास को चुनौती देती है, हमारे सौर मंडल के भविष्य को जो झलक है वो दिखाती है। एक समय ऐसा आएगा जब हमारा सूरज धरती को निगल जाएगा। एक सूरज जैसा तारा बूढ़ा होकर मर जाता है और फिर अरबों साल बाद वो अपने पुराने ग्रह को चबाकर निगल देता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक डरावनी घटना को देखा है। ये खोज हमारे अपने सौर मंडल के भविष्य को भी दिखाती है। जब सूरज मरेगा और वो ग्रहों को खा जाएगा। ये तारा सूरज जैसा था लेकिन अब वो मरा हुआ है। ग्रह को नष्ट होने में 30 अरब साल से ज्यादा लगे। वैज्ञानिकों ने ढूंढा नया ग्रह। नए ग्रह पर आराम से रह पाएंगे इंसान। पृथ्वी पर खतरा आएगा, इंसान नई धरती पर जाएगा। मिल गया सबूत नई धरती का वजूद। क्या पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं और जीवन संभव है? क्या हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है? ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत तारों और उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे अरबों खरबों ग्रहों के बीच क्या कोई और ऐसा भी ग्रह है जहां जीवन जीना संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसी नई दुनिया ढूंढ ली है। ये ग्रह तारों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन ग्रह की बनावट, आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है। ये ग्रह हैबिटेबल जोन में है जहां पानी तरल रूप में रह सकता है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। एक्सोप्लैनेट्स वो ग्रह है जो सौर मंडल से बाहर है। वैज्ञानिकों ने दूरबीनों की मदद से इसका पता लगाया है। पृथ्वी जैसे ग्रह का मतलब है कि ये अपने तारे से सही दूरी पर है ताकि ना ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा ठंड। ये गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है जो ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। वैज्ञानिकों को अभी तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं लेकिन पृथ्वी जैसे कुछ ही हैं। ऐसे में कई बार सवाल आता है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? जीवन की तलाश में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इनके वायुमंडल की जांच कर रहा है जहां पर ऑक्सीजन और मीथेन जैसे तत्व मिल सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 से काम कर रहा है। वो ग्रह की वायुमंडल को स्कैन करता है। अगर पानी, ऑक्सीजन या जैविक गैसें मिलना जीवन होने का संकेत या सबूत हो सकता है जो कि आने वाले मिशन एरियल में मददगार हो सकता है। जेम्स से पहले नासा के केपलर टेलीस्कोप ने 2009 से 2018 तक काम किया। इसने 2600 से ज्यादा ग्रह ढूंढे। इनमें कई पृथ्वी जैसे हैं जिसमें सबसे लंबा नंबर आता है केपलर 69C जिसकी खोज 2013 में हुई, जिसका आकार पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है लेकिन ये वीनस जैसा गर्म है। ये अपने तारे के इर्द गिर्द 242 दिन में एक चक्कर लगाता है। ऐसे ही केपलर 452b की खोज 2015 में की गई जिसका आकार पृथ्वी से 1.6 गुना बड़ा है जो सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसा है लेकिन इसके बड़ा होने से भारी गुरुत्वाकर्षण है। 2014 में खोजे गए केपलर 186f भी पृथ्वी से ही मिलता जुलता है। पहला पृथ्वी आकार का ग्रह है जो वीटेबल जोन में है। यहाँ जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में केपलर 438b, केपलर 1649c ग्रह भी आते हैं जो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इन ग्रहों पर वैज्ञानिक जीवन की तलाश में जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोज न केवल हमें पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की तलाश में महत्वपूर्ण जानकारी देगी बल्कि हमें इन ग्रहों के वातावरण को और गहराई से समझने में भी मदद मिलेगी। यानी ये खोज ब्रह्मांड में जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वक्त भविष्य में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जाएगा जब हम ये सवाल लेंगे कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए इसी खबर पर और विस्तार से बात करते हैं। डॉक्टर मार्तंड झा ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर मार्तंड, ये जो ये पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई और जो ये पूरी खोज एक तरह से सामने आई है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सन बेसिकली
अगले 5 बिलियन ईयर्स तक जिंदा रहेगा। जो नई रिसर्च आई है इसके हिसाब से हमें यह पता लग रहा है कि सन की जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट नहीं है। दुनिया में किसी भी चीज की एनर्जी इनफाइनाइट नहीं होती है, इट्स ऑलवेज अ फाइनाइट थिंग। अब है क्या, इसको समझना पड़ेगा कि जो सूरज की रोशनी आ रही है वो इसलिए आ रही है कि हाइड्रोजन को लगातार वो जलाता जा रहा है, और उस हाइड्रोजन के जलने से लगातार जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उस तक सन का लाइट पहुंच रहा है। अब क्या होगा 5 बिलियन ईयर्स तक आते आते कि सूरज के अंदर में जो हाइड्रोजन है वो जल के हीलियम बन जाएगा, और सूरज के कोर के बाहर का जो सराउंडिंग्स है उसमें हाइड्रोजन फैल जाएगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ और धीरे धीरे करके जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो सूरज के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और आखिरकार ये जो सूरज है एक तरह के व्हाइट ड्वार्फ की तरह खत्म होगा। तो ये होने जा रहा है जी। अच्छा सर, ये जो ये कहा जा रहा है कि एक सूरज जो है वो तारा होकर जो है उसकी डेथ हो जाती है। बहरहाल इसके जो ये अभी अब रिपोर्ट सामने आई और जिस तरह से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, ये कितना ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर पूरे वर्ल्ड वाइड बात की जाए, या फिर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं? देखिए, ये तो एक नेचुरल फेनोमेनन है। मेरा मानना है कि मानव जाति ने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया है। हम लोग बहुत ही छोटे हैं, मतलब एक प्यादे के तौर पर है। अगर कोई यूनिवर्स को बाहर से देखेगा तो हम लोग बिल्कुल एक डॉट में भी एक डॉट है। एक तो हमारा जो ग्रह है वो एक डॉट की तरह नजर आएगा। बहुत अच्छा एक शो आता था कार्ल सेगन का, कॉस्मोस। उसमें वो कार्ल सेगन बताते थे, बहुत बड़े साइंटिफिक राइटर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरी मानव जाति वो बेसिकली एक डॉट विद इन अ डॉट। हम बहुत कुछ सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सिविलाइजेशन के बारे में। हाँ, रिसर्च के मामले में बहुत कुछ खोजा जा सकता है, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी चीज ब्रह्मांड है, और मानव जाति बहुत लंबी दूरी अभी तक तय नहीं कर पाई है। हम लोग कितना भी खुश हो लें कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के क्षेत्र में बहुत सारा विकास किया है, लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन ब्रह्मांड की कैपेबिलिटी से करते हैं तो हम बहुत ही पिद्दी और बौने नजर आते हैं। ये मेरा मानना है। अच्छा डॉक्टर मार्तंड, जब जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, जब इस तरह के खुलासे होते हैं और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, उसका मतलब क्या होता है, और आने वाले समय में फिर इसे किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से ये आगे और हेल्पफुल होती है स्टडीज में? देखिए, ये जो रिसर्च है ये तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंसान का जो मौलिक कुतूहल है ब्रह्मांड के बारे में, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम जहां पर जी रहे हैं, क्योंकि हम भी तो एक फाइनाइट टाइम के लिए आए हैं, 60, 70 साल, 80 साल की अगर एक एवरेज जिंदगी आप मान लें, तो ऊंचे से ऊंचा ख्याल किसी व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है कि वो धरती पर आया और उसने जहां वो आया है जिस ब्रह्मांड में, उसके बारे में उसकी कितनी जानकारी है। जो फॉर्चुनेट लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़ लिख पाते हैं, इस बारे में बात कर पाते हैं, वरना आम आदमी की जद्दोजहद तो रोटी कपड़ा मकान तक महदूद रह जाती है और वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। जिन लोगों के पास जीवन में इस तरह का फॉर्चुनेट उनके पास लाइफ है कि वो ऊंची चीजों के बारे में सोच पाए, लिख पाए, आने वाली जनरेशंस को बता पाए, ये अपने आप में बड़ी चीज है। इसलिए फिजिक्स साइंस का जो रिसर्च है हिस्टोरिकली वो इसीलिए हुआ है। पहले जब हिस्टोरिकल रिसर्च होते थे वो कौन करवाते थे? राजा महाराजा लोग बहुत ज्यादा पैसा देते थे, अनुदान देते थे। आज वो काम आपकी राष्ट्रीय सरकारें कर रही हैं और ये काम चलता ही जाएगा। इसको इस बात से नहीं जोड़ना चाहिए कि किसका फल क्या मिलेगा। हम लोगों का क्या दिक्कत है कि हम लोग बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड लोग स्पीसीज बनते जा रहे हैं, जबकि रिजल्ट में ज्यादा कुछ रखा नहीं होता। इट इज द जर्नी विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, कि आप जो यात्रा कर रहे हैं वो कितनी खुशनुमा है, यही सबसे आखिरी चीज है मेरे विचार में।